हैं बीजेपी के प्रवक्ता जफर जी, बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपका जजमेंट तो 400 के लेवल से ही हो रहा है सर, क्या करें? 400 पार अभी तक कहीं हुआ नहीं। देखिए, अब ये तो एस्पिरेशन की बात है। जीत तो हमें दर्ज 272 में ही हो जाती है, लेकिन जिस तरह से लोगों का रुझान, जिस तरह से लोगों का एडमिरेशन, प्यार और जो लोगों ने हमें बार बार आशीर्वाद दिया है और जिस तरह से हम लोगों ने लोगों की सेवा की, हमें पूरा विश्वास है। हम हर सर्वे का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें विश्वास है जो हमारे फीडबैक भी आए हैं, हमारे ज़मीन से जो फीडबैक आए हैं, हम उसके, मुझे लगता है हम उसके करीब ही रहेंगे। वो हमारा एक संकल्प है, एस्पिरेशन है, एक हमारे मैं जिक्र करना चाहूंगा, अभी हम लोग कर भी रहे थे तक पहुंचने की कोशिश। हरियाणा एंड गुजरात में 2 सीटों का नुकसान होता हुआ रुझानों में आपको नजर आ रहा है, और हरियाणा में भी पिछली बार ऑल 10 सीट्स, इस बार 6-7 के आसपास। इन 2 स्टेट्स में क्या हुआ सर? देखिए, पहली बात तो कि बीजेपी गुजरात में 26 की 26 सीटें जीतेगी। हमें कोई इसमें जो रिपीट परफॉर्मेंस जो है, जो 14 में था वही रहेगा, 19 में था वही रहेगा 2024 में। हमें उसमें जरा सा भी कंसर्न नहीं। हरियाणा के एक सीट हो सकता है, हमें 9 मिनिमम आएगा, और हो सकता है एक सीट में वो अगर ऐसा हो जाए तो हम बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होंगे। लेकिन हमें लगता है कि हम हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें पार करेंगे। कि आप इन दोनों राज्यों में अच्छा करेंगे। हाँ, लेकिन एक सवाल यूपी को लेकर है सर। यूपी में आपको लास्ट तो 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यूपी में ज्यादा सीटों का मिलना, क्या ये राम मंदिर का इंपैक्ट होगा या उस बात का इंपैक्ट होगा जिसमें अखिलेश और मायावती एक साथ नहीं लड़ पाए, या वहां पर इंडिया गठबंधन में उतनी मजबूती नहीं दिखी? दोनों में से वजह क्या रही होगी सर? ये तीनों वजह है। देखिए, समाजवादी पार्टी जब भी अकेले नहीं लड़ सकती, कोई भी पार्टियां लड़ा। अगर बसपा और समाजवादी साथ आए तो थोड़ा बहुत उसका नुकसान हमें सहना पड़ा था पिछले बार, और अगर कांग्रेस साथ आ जाती है सपा के साथ तो वो नुकसान की भरपाई हो जाती है तुरंत। तो वो सामने आपको दिख रहा है, आंकड़ों में भी दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस के साथ अलायंस है। कांग्रेस ऐसी पार्टी जिस जगह से वो एक बार उखाड़ दी गई किसी भी पार्टी के द्वारा, वो दोबारा नहीं आ पाई। चाहे आप देखिए, इतिहास देख लिए, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आप महाराष्ट्र हो, चाहे आप बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं भी हो, वो खुद ब खुद एक टाइम के बहुत ही सब नेशनल लेवल के पार्टी और स्टेट लेवल पे बहुत प्रोमिनेंस पोजीशन पे रहती थी। आज उसका वहां पर निशान खत्म हो गया है। ऐसी पार्टी के साथ अगर अलायंस करते हैं तो आपको 1-2% वोट जो उनका फायदा, जो उनसे उम्मीद करते हैं, 4-5% का जो है, जो खड़गे जी कह रहे हैं कि 295 सीट इंडिया गठबंधन को। डर लगता है सर ये आंकड़ा सुन के? नहीं, डर तो कभी नहीं लगता है, इसलिए कि हमें भी जमीनी हालत मालूम है ना। वो इतने सारे लोग इतने हाथ उठा के जो है वो 295 कह रहे हैं। मैं ऐसे एक नाम पे सिर्फ कह रहा हूँ, मोदी जी के नाम पे 400 के करीब हम सीट जरूर लेंगे। अब देखिए, जिन लोगों ने बहुत सारे ने जो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा आ रहा है, कोई 376 दे रहा है, कोई 368 दे रहा है, कोई 359 दे रहा है, कोई ऐसे बहुत सारे आंकड़े कि कोई 411 भी दे रहा है। लेकिन ये सारे आंकड़े जो है, आपको उसको 2 चीजों में समझना पड़ेगा कि हम अगर टारगेट रखते हैं, ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी था कि 400 का नंबर हमें पार करना है, ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर वो आप इतना बड़ा अगर टारगेट नहीं, स्पेशली बिजनेस चैनल है, आप बिजनेस किसी भी बिजनेस में आप देखिए एक स्टिफ टारगेट रखते हैं अचीव करने के लिए। वो टारगेट अगर अचीव किया तो नथिंग लाइक इट, बट अगर उसके थोड़ा भी 5-10% नीचे रह गए, आपको पता है कि जफर साहब सुनिए जफर साहब, हम जब है ना, हमारी ऑफ साइट्स होती है, जब हम टारगेट्स के लिए 2-2, 3-3 दिन मीटिंग करते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, और बड़े बड़े वो मंथन होते हैं, प्रेजेंटेशन बनते हैं, तो हम बड़ा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि टारगेट इतने ईजी भी ना दो कि लोग बोले यार ये तो मैं आराम से कर लूँगा, इसमें क्या है, और इतने मुश्किल भी ना दो भाई ये हमसे ना हो पाएगा, छोड़ दीजिए। तो ये 400 के टारगेट को आप किस में मानते हैं? क्या ये वैसा है कि आप सोचे नहीं ये तो हो नहीं पाएगा, जाने दीजिए, तो मोदी जी का टारगेट है, हमारा तो 350 ही काफी है? नहीं, देखिए, सरकार बनाना 272 में जी इट वाज गिवन, वो सबको मालूम था कि सरकार बनेगी, इसलिए कि मोदी जी जमीन पे जब आप जाइए तो महसूस होता है। कई स्टेट्स में पिछले 6-7-8 महीने से लगातार स्टेट में और कैंप कर रहा हूं, तो मुझे अंदाज होता है कि जमीन पे
एक नाम बिकता है, वो मोदी जी का नाम बिकता है। बहुत आसानी से लोग कनेक्ट होते हैं, एडमिरेशन है, सपोर्ट है और उनका आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। लेकिन तो जीत, सरकार बनाने वाली जीत बहुत आसान से जीत थी, लेकिन मोदी जी जानते हैं कि अगर देश में अगर लोगों की सेवा करनी है तो एक और कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव रखना है, तो एक ऐसा टारगेट देते हैं जिसमें लोग हर वक्त दे शुड बी ऑन देयर टोज एंड वर्क टुवर्ड्स परफॉर्मिंग और अचीविंग दैट टारगेट। हम अगर उससे थोड़ा बात भी जाऊंगा, लेकिन जफर भाई एक सवाल मेरा रहेगा और वो रहेगा जो इनिशियल जो एनालिसिस था बीजेपी की स्ट्रैटेजी को लेकर, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में ये खबरें आई कि पहले चरण और दूसरे चरण की सीटें संभवतः, एक तो वोटिंग टर्नआउट बहुत ठंडा था, ऊपर से सीटों को लेकर भी थोड़ी सी आशंकाएं थी, तो फिर कहा गया कि साहब बीजेपी ने पूरी स्ट्रैटेजी बदली। आपके जो डेवलपमेंट वाले एजेंडा थे, आगे बढ़ने वाले थे, 2047 वाला था, सब बदल के फिर ज्यादा बच्चे वाले, मटन और मंगलसूत्र, पता नहीं किस किस पर आ गया। तो ऐसा करने की नौबत क्यों आई? आपके डेवलपमेंट एजेंडा पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, या बीजेपी का वो मॉडल आपने जो तय किया था वो काम नहीं कर रहा था? एग्जैक्टली क्या हुआ? नहीं, देखिए, हमने शुरू से ही अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर गए हैं। 2019 में भी रिपोर्ट कार्ड लेकर गए थे, 2024 में भी गए। यकीन मानिए, आप 2019 की रिपोर्ट उठा के देखिए, उस वक्त के सर्वे देखिए और उस वक्त के रिपोर्ट देखिए, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। हर बार ये कहते थे फर्स्ट फेज में हम खत्म हो गए, सेकंड फेज में हम खत्म हो गए, थर्ड फेज में खत्म हो गए। हम कभी खत्म नहीं हुए। फर्स्ट फेज में भी हमारा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, सेकंड फेज में भी ऐसा था, थर्ड फेज में भी ऐसा था, और इस बार भी ऐसे ही परफॉर्मेंस है। हमने हमारे होम मिनिस्टर ने सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में इलेक्शन के जैसे पोलिंग कंक्लूड हुआ उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सेकंड फेज के बाद भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, थर्ड फेज के बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टेटमेंट दिया। हर बार हमने स्टेटमेंट दिया जैसे पोलिंग खत्म हुई है। और कैसे ऐसा हो सकता है कि हमने हर बार जब दिया तो हमें चिंता किस बात की? हमारे पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। और ये सारे जो बीच में जो मुद्दे आए हैं वो एक तरह का रिस्पॉन्ड करने के लिए किया था, जिस तरह के जो स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आपको सफाई देनी पड़ी, खासतौर से आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर, कि साहब हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, हम संविधान नहीं बदल रहे हैं। ऐसा लगा कि आपको सफाई देने आना पड़ा फिर? नहीं, देखिए क्या है, कभी कभी इलेक्शन के माहौल में लोग अगर झूठ का सहारा लेके गुमराह करते हैं तो ये जरूरी है, खास के ऐसे टची इश्यूज जो है, बहुत सेंसिटिव इश्यूज जो है, उसमें इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसको क्लैरिफाई कर दें जनता के सामने। हमारी छवि बिल्कुल साफ है, जनता हम पर विश्वास करती है। अगर उस चीज को अगर कोई किसी ने गलत बोला है तो उसकी सफाई देनी भी और सच्चाई भी बताना जरूरी था। इसलिए हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आज के दिन में बाबा साहब भी नीचे आकर अगर कोशिश करें चेंज करने के लिए तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं। ये संविधान जैसा है रहेगा, न रिजर्वेशन पे कोई। जफर साहब ये बात कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जफर साहब जो बात कर रहे हैं, क्या होता है कि चाहे राजनीति हो, क्रिकेट, आपको दो तरीके से खेलनी है, एक अपनी स्ट्रेंथ पर और एक सामने वाले की वीकनेस पर। ठीक है, उसकी कमजोरी कहाँ है, उसको पकड़ो और पीटो वहां पर, और आपकी मजबूती क्या है। तो इसलिए वो तो दोनों तरफ के मामले चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि अगर मोदी जी कुछ कहेंगे तो विपक्ष को उसका जवाब देना है, और विपक्ष अगर कहीं घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस पे है ना, आबिद वदूद साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग शेर है, वो तेरे हाथों में है तेरी किस्मत, तेरे हाथों में है तेरी किस्मत, तेरी इज्जत तेरे काम से ही है। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ डे आपका काम ही काम आता है, काम ही काम बोलेगा, है ना। तो अब वो काम कितना किया, कितना पहुंचा, कितना लोगों ने भरोसा किया, वो आपको नतीजों में दिखेगा। बिल्कुल काम का देखिए सर, अभी जो ताजा आंकड़े आए हैं, मैं एक चीज और यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, जिसमें शायद जफर इस्लाम साहब भी इस बात से वाकिफ होंगे और शायद हाँ भी कहेंगे। मैं आपसे राय भी लूंगा जफर साहब। जो इंडिया शाइनिंग के वक्त हुआ, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, सब लोगों को लगा बड़ी आसानी से सरकार बनकर आएगी, ठीक है, और उस समय चुनाव कुछ अलग हो गए। इस बार भी दबे जवान में काफ़ी लोगों ने कहा, लेकिन तब और अब में एक बड़ा फ़र्क है। तब काम की मार्केटिंग उस तरह से नहीं होती थी, पैकेजिंग वैसी नहीं होती थी जैसे आज के होती। जैसे आज तो क्या मोदी जी की पैकेजिंग और मार्केटिंग उससे सबक लेकर आज काफ़ी बेहतर है जफर इस्लाम साहब? नहीं, दोनों देखिए, दोनों का काम करने का तरीका अलग था। और सच पूछिए तो हम कह सकते हैं कि ये हमको प्रिविलेज है इस पार्टी को कि अमित शाह जी जैसा एक ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा गृह मंत्री, ऐसा
पार्टी का